भारत बोले हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा इलेक्शन होना है और तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से जनता को लुभाने में लगी है। हमारे साथ हैं फैयाज भाई। जोकीहाट विधानसभा में दो चेहरे नज़र आ रहे हैं एमआईएम के तरफ से। हालांकि ये बात साफ हो चुकी है कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने कहा है कि हम 100 सीटों पर इलेक्शन एमआईएम लड़ेगी। तो उनमें से एक सीट है जोकीहाट विधानसभा। तो जोकीहाट विधानसभा में दो कैंडिडेट हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो अब्दुल्ला सालिम साहब जो परिचय के मोहताज नहीं है, दूसरा मुर्शिद मुखिया जी। तो इन दोनों कैंडिडेट में आपको क्या लगता है कौन जोकीहाट के लिए बेहतर होगा, अब्दुल्ला सालिम साहब या मुखिया मुर्शिद साहब? जोकीहाट विधानसभा की अगर बात करें तो दोनों में अगर हम जोड़ें दोनों को, मुर्शिद आलम को और मौलाना अब्दुल्ला सालिम को, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब वो शख्सियत है जो कि जब अररिया के अंदर एमआईएम को कोई नहीं जानता था, उस वक्त जो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में एमआईएम को अररिया लेकर आए थे। मैं शायद गलत नहीं हूँ, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष जो बना था राशिद अनवर, शायद कि उससे पहले के जुड़े हुए मौलाना अब्दुल्ला सालिम है। और रही बात मुर्शिद आलम की, तो वो अभी अभी पार्टी ज्वाइन करे हैं। इससे पहले 2020 में भी अफवाहें फैली थी कि उनको टिकट मिलने जा रहा है, तो मुर्शिद आलम ज्वाइन भी किए थे, वीडियोस वगैरह भी आया था। बाद में बदनाम भी करने की कोशिश की गई थी, इस किस्म का भी वीडियो सामने आया था। लेकिन फिर बाद में मुर्शिद आलम अभी माफ़ी वगैरह मांग के फिर पार्टी ज्वाइन किया, टिकट के दावेदारी अपनी ठोक दी है। लेकिन इन दोनों में बेहतर की बात करें तो ये बेहतर का ऑप्शन जो है ना जोकीहाट के आवाम को दिया जाए। जोकीहाट के आवाम ये फैसला करे कि बेहतर कौन है दोनों में से। अगर हम खुद अपने तौर पे चैनल के माध्यम से फैसला करें तो ये भी मुनासिब नहीं है। मैं मशवरा देना चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को और बिहार के आला कमान को, एमआईएम के आला कमान को, कि जहाँ जहाँ आप अपनी उम्मीदवार उतारें, जहाँ जहाँ बिहार के जहाँ पर आपने कहा कि अख्तरुल ईमान ने यह साफ कह दिया है हम 100 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बहुत सारी जगहों पर यह होता है कि तैयारी कोई और करते हैं और टिकट किसी और को मिल जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर सीट पर, हर एक विधानसभा पर, कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो है एक सर्वे टीम तैयार हो, सर्वे करे जाके जो ज़्यादा मजबूत हो उनको टिकट दिया जाए, उनको लड़वाया जाए। देखें अगर किसी दूसरे को टिकट दे देते हैं बगैर तहकीक के, बगैर इसको सिर्फ इस बुनियाद पर कि शायद ये जीत जाएगा, तो बड़ा नुकसान होता है। लेकिन ये मैं ये कहूँगा कि जोकीहाट एक वीडियो मैंने डाला था अब्दुल्ला सालिम और मुर्शिद मुखिया को लेकर के, तो उसके अंदर जो है वहाँ के जो लोगों ने जो है कमेंट्स में बहुत सारे जो है अब्दुल्ला सालिम के बारे में इस तरीके के कह रहे हैं कि अब्दुल्ला सालिम से बेहतर कोई नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि ये सवाल आपसे। हाँ देखें, जहाँ आपने वीडियोस की बात करी ना, तो वीडियोस के अंदर जो है कमेंट आते हैं कि कौन भाई, हर किसी के अंदर अपना हक होता है लिखने का, बोलने का। तो अब्दुल्ला सालिम के नाम काफ़ी वीडियो कमेंट आते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं भी देखता हूँ वीडियोस वगैरह, तो उसमें अब्दुल्ला सालिम का कहीं ना कहीं नाम आता है। लेकिन ये सोशल मीडिया वाले वोटर नहीं है, ये सोशल मीडिया जो ये वोट नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। वोट जो है ग्राउंड पे है और ज़मीनी सतह पर है। ज़मीनी सतह के लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, वहाँ जाकर आप फैसला करें कि कौन बेहतर है। क्योंकि जोकीहाट की जनता ठगा भी गया है। ठगा जाने का मतलब ये है कि जिस तरीके से 2020 में विधानसभा इलेक्शन होता है और एमआईएम 19 सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारती है और 5 में कामयाबी भी मिल जाती है, लेकिन बाद में फिर किस तरह से हुआ ये तो पूरी बिहार क्या पूरे देश जानती है कि 4 जो है वो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जोकीहाट विधानसभा के शाहनवाज आलम साहब भी हैं जो कि आरजेडी में ज्वाइनिंग हो गए थे और आज भी आरजेडी में हैं। तो कहीं ना कहीं जोकीहाट की जनता ठगा महसूस कर रही है। इसके बारे में क्या है? हाँ, इस पहले भी मैंने कहा ना, अभी कुछ देर पहले मैंने ये बात कही आपसे कि जोकीहाट की जनता जो है ना, इस बात का दुख उनको है कि आखिर हम वोट किसको दें, क्योंकि शाहनवाज साहब पर भरोसा करके लोगों ने एमआईएम के नाम पर वोट दिया था। शाहनवाज को वोट नहीं दिया था, एक बात याद रखिएगा। एमआईएम के नाम पर उनको वोट पड़ा था, असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर उसको वोट पड़ा था, तब जाके वो जीते थे। क्योंकि सामने जो उनका था ना भाई सरफराज आलम, बड़े मजबूत थे वो। उनको छोड़कर
जो कि हाट की जनता ने इस पर भरोसा किया था इस वजह से कि एमआईएम में आए, एमआईएम मजबूत होगी, लेकिन एमआईएम को धोखा दिए। इसी बात का डर जो है इस वक्त एमआईएम को भी है, इस बात का डर एमआईएम को भी है और ख़ासतौर से बिहार की जनता को भी है। जैसे कि मैंने कहा कि सर्वे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सर्वे कराए, टीम जाकर सर्वे करे कि कौन बेहतर है। अब मैं मुर्शिद आलम की बात बताऊँ तो मुर्शिद आलम गुज़िश्ता जदयू से आए हैं। मुर्शिद आलम पहले जदयू के नेता थे, जदयू से इलेक्शन लड़ चुके हैं, जो कि हाट के विधान, आपको अगर याद होगा 2020 में नहीं, उससे पहले 2020 में भी उसकी बहू लड़ी थी। उससे पहले का इलेक्शन जो है मुर्शिद आलम ने लड़ा है जदयू पार्टी से टिकट लेकर, जो कि हाट के विधानसभा इलेक्शन लड़ा, कामयाबी नहीं मिली वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो है एमआईएम में गए हैं, ऐसे कई सारे हैं, जैसे शाहनवाज साहब है आरजेडी से एमआईएम ज्वाइन किए, उसका जीते फिर निकल लिए। इसी तरीके से अब मैं अब्दुल्ला सालिम साहब की अगर बात करूँ तो अब्दुल्ला सालिम साहब 2020 में उनको टिकट नहीं मिलता है, उससे पहले 2015 में टिकट नहीं मिलता, 2015 में तो दावेदार थे ही नहीं, 2020 में भरपूर दावेदार थे, टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी पार्टी से उन्होंने बगावत नहीं करी है। ये इस बात की दलील है, ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालत में हो, टिकट मिले ना मिले, शायद कि वो पार्टी से बगावत ना करें। अगर बात को कह सकता हूँ कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम किसी भी परिस्थिति में हो वो पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी को सींचा है उसी ने। अररिया के अंदर अगर पार्टी को किसी ने मजबूत किया तो अब्दुल्ला सालिम है। आपने देखा होगा अब्दुल्ला सालिम कई वीडियोज़ में ये बताने की कोशिश की है, कई इंटरव्यूज़ में, कि मुझे कई बड़े ऑफ़र आए कि आप आ जाएँ आरजेडी में, आपको एमएलसी बना दिया जाएगा, आप आ जाएँ जदयू में एमएलसी बना दिया जाएगा। उन तमाम चीज़ों को उन्होंने ठुकराया है। मैंने करीब से भी देखा अब्दुल्ला सालिम, उनकी शोहरत याफ्ता शख्स को टिकट ना मिलना, उसके बावजूद भी पार्टी में रहना, ये बड़ी बात होती है, बड़े दिल की बात होती है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अगर उनको टिकट नहीं मिलता है 2025 में, अभी आने वाले आगामी विधानसभा इलेक्शन में, तो अब्दुल्ला सालिम के साथ नाइंसाफ़ी की जाए। पूरे बिहार विधानसभा की बात कर लेते हैं अगर, तो इस बार जो है 2025 के चुनाव में तो कौन सा मुद्दा बिहार के लोगों के लिए खास होगा, जो उस मुद्दे को नज़र में रखते हुए बिहार की जनता वोट करेगी, इस पर बात। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना इस वक्त बिहार का, सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ बेरोज़गारी है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना पलायन है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती है, युवाओं के साथ जुल्म और ज़्यादती। आपने देखा होगा इस सरकार के अंदर जो 15 साल हुकूमत है नीतीश कुमार की, इस सरकार जो सुशासन के नाम से पहचानी जानी जाती थी, लेकिन इस सरकार ने वो सारे काम कर दिए जो कि बिहार को बिल्कुल भी पसंद नहीं। युवा हमारे बेरोज़गार हैं, बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। किस शराबबंदी की बात करते हैं आप? कौन सी शराबबंदी? शराबबंदी सिर्फ मीडिया के अंदर है, शराबबंदी सिर्फ अखबारों में है, शराबबंदी सिर्फ मंत्रिमंडल में है। शराबबंदी आप देखें कहाँ पर शराब नहीं मिलता है। आप मेरे साथ चलें, आपको हर चौक चौराहे पे शराब दिल, हर जगह पर ठेके खुले हुए हैं, सरकारी ठेके हैं। दारू जैसे जहर को आखिर बंद कराए कौन? हर ठेका पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है, सरकारी ठेका सरकारी चल रहा है। अब देखें जाकर कहीं शराबबंदी नहीं है, ये बस जुमला है।